Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. आज हम एक ऐसी सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे हिंदी सेंटेंस से उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसी क्रम में हम बात करेंगे। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें हम ट्रांसलेशन ही सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं जो आज की स्लाइड में आपके सामने जो दिख रहा है उसमें हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उनके कितने रूप हो सकते हैं, किस किस प्रकार से हमारे सामने सब्जेक्ट आ सकता है, आज उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे सामने जो है 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम एक एक करके सबको डील करेंगे, सबको जो है सॉल्व करेंगे। बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? वास्तव में सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जो एक्शन को करता है। सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जो डूअर होता है, जिसे एक्शन को जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अब देखिए, अध्यापक ने सवाल किया तो सवाल करने का काम किसने किया? अध्यापक ने किया, तो अध्यापक हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसने भोजन किया तो भोजन करने का काम किसने किया? उसने किया, तो उसने हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उन्होंने 2 कलमें खरीदी हैं तो कलमें खरीदी हैं, खरीदने का काम किसने किया है? उन्होंने किया है, तो उन्होंने हमारा हो गया सब्जेक्ट। छात्रों ने उत्तर दिया है तो उत्तर दिया है, उत्तर देने का काम किसने किया है? तो छात्रों ने किया है, तो छात्र जो है हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब लोगों ने पुस्तक पसंद की तो पुस्तक पसंद की, पसंद करने का काम किसने किया? सब लोगों ने किया, तो सब लोग हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। और लास्ट है राम ने मेरे भाई को गाली दिया है, तो गाली देने का काम किसने किया है? मेरे भाई को गाली दिया है। कौन गाली दिया है? तो राम ने दिया है, तो राम जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हम सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बारे में कौन सी कॉमन बात आपको नजर आ रही है? पहली कॉमन बात ये आ रही है कि सब में ने दे रखा है। जैसे अध्यापक ने, उसने, उन्होंने, छात्रों ने, सब लोगों ने और राम ने। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी हिंदी आई है सब में ने आया है। तो हम ये मान सकते हैं कि आमतौर पर अगर हिंदी का कोई सब्जेक्ट हमको, हिंदी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हमको मिल रहा है तो उसमें ने आने की संभावना होती है। जैसे राम ने, मोहन ने, सोहन ने, इस तरह की जो है हिंदी आ सकती है। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि सब में ने आया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज की अगर पहचानना ही है तो आप जो है वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अध्यापक ने सवाल किया तो जो करना है सवाल करना, वो सवाल करने का काम कौन कर रहा है? तो टीचर, अध्यापक कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। उसने भोजन किया तो भोजन करने का काम कौन किया? तो उसने किया। ऐसे भी पकड़ में आ सकता है। तो आमतौर पर हम इस स्लाइड में ये देख पा रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें ने आ रहा है, अध्यापक ने, उसने, उन्होंने, आदि आदि। अब तो ये सब्जेक्ट पहचानने की जो मेथड है, जो एक जो है क्रम है, उसमें हम ये बता सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें ने आ सकता है सब्जेक्ट के साथ। अब चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। तो आपके जो स्लाइड थी, इसमें स्लाइड में अध्यापक ने सवाल किया, उसने भोजन किया, उन्होंने 2 कलमें खरीदी है, इसको हम अलग अलग जो है देखते हैं। अध्यापक ने सवाल किया, तो सबसे पहली चीज की कोई भी सेंटेंस लिखते समय आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि आप ये दोनों सेंटेंस दिख रहा है, इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। तो अध्यापक ने सवाल किया, तो सवाल करने का काम किसने किया? अध्यापक ने, तो लिख देंगे टीचर, यानी कि द लगा सकते हैं आप, द टीचर। उसी तरह से उसने भोजन किया, तो भोजन करने का काम किसने किया? उसने किया, तो उसने की अंग्रेजी लिख सकते हैं हम ही। यानी कि सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट लिखते हो तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर आता है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट के टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डिसाइड किया जाता है कि जैसा टेंस रहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब हम दे देंगे।
अब इसमें टेंस कौन सा है, तो अध्यापक ने सवाल किया, तो सवाल किया ये कौन टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाया जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है मेन वर्ब आ जाती है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा। यानी कि हमने दोनों में सब्जेक्ट तो लिख लिया है, अब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, तो अब हम बनाना है हमको कि अध्यापक ने सवाल किया, तो द टीचर लिख लिए हैं, और सवाल करना का अंग्रेजी क्या होगा, सवाल हल करना या सवाल करना बात एक ही है, तो द टीचर सॉल्व, सॉल्व सॉल्व ये V1 है, इसको V2 बनाने के लिए इसमें D जोड़ देंगे तो V2 बन जाएगा। द टीचर सॉल्व, टीचर ने हल किया, क्या हल किया, सवाल, और क्वेश्चन लिख सकते हैं, द टीचर सॉल्व अ क्वेश्चन। इस तरह से सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो सॉल्व का हमको सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगता है। द टीचर सॉल्व्ड अ क्वेश्चन, अध्यापक ने एक सवाल हल किया, इसका मीनिंग आ जाएगा। उसी तरह से उसने भोजन किया, तो भोजन करना मतलब खाना खाना, तो उसने भोजन किया, तो आप लिख सकते हैं कि ही टेक, तो टेक का सेकेंड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही टुक मील, ही टुक मील ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं ही एट फूड, ऐसे लिख सकते हैं, या लेना के सेंस में हैव का भी प्रयोग किया जाता है, तो हैव का प्रयोग करेंगे तो हैव का दूसरा फॉर्म हैड होता है, ही हैड फूड। ये तीन तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। हम इस स्लाइड में ये सीख रहे थे कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, तो सब्जेक्ट पहचानना हमने सीखा, अब उसकी इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी आपको टेंस भी इस वीडियो के माध्यम से जो है बताया जाएगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उसमें चीजें आती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी सब्जेक्ट पहचानते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। उन्होंने 2 कलमें खरीदी हैं और छात्रों ने उत्तर दिया है। देखिए जब लास्ट में है आ गया ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा, लास्ट में है आ गया तो ये प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा। अब प्रेजेंट के कौन से हिस्से में जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो लास्ट में ताहे तीहे तेहे आया होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो रहा है रही है रहे हैं आया होता, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो रहा है रही है रहे हैं, और साथ में समय भी दिया रहता। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो देखिए अगर आप यहीं पर फुल स्टॉप कर देते कि उन्होंने 2 कलमें खरीदी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। अगर उन्होंने 2 कलमें खरीदी हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप होता है आता है, तो ये इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। फिलहाल ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज हैव होती है, सब्जेक्ट तो सबसे पहले लिखा ही जाता है, तो उन्होंने की अंग्रेजी हो जाएगी दे, और छात्रों ने, यही सब्जेक्ट है ना, जैसे तीसरा जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें खरीदने का काम किसने किया है, उन्होंने किया है, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने। छात्रों ने उत्तर दिया है, तो उत्तर देने का काम किसने किया है, छात्रों ने, तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट लिख दिए। अब टेंस कौन सा है, टेंस ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे, दे प्लूरल है तो हैव लगाइए, दे हैव। क्या होता है कि आमतौर पे जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद अदर वर्ड्स जो है यूज कर दिए जाते हैं। अब होता क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट लिखने के बाद हैव लिखा हमने, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो दे हैव, और उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब माने खरीदना, खरीदना हमारा मेन वर्ब है, तो दे हैव बॉट, दे हैव बॉट। इसका अर्थ ये हो जाए कि उन्होंने खरीद लिया है, चाहे उन्होंने खरीदा है, चाहे उन्होंने खरीदी है। क्या खरीदी है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, तो क्या खरीदी है, दे हैव बॉट 2 पेन्स, दे हैव बॉट 2 पेन्स। इस तरह से सेंटेंस ये तैयार हो जाएगा। छात्रों ने उत्तर दिया है, अब छात्रों ने उत्तर दिया है तो कौन सा टेंस है, वही टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, तो इसी तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है तो हैव लगाना पड़ेगा,
हैव लगा करके फिर मेन वर्ब उत्तर देना, उत्तर देना का अंग्रेजी होता है आंसर, ANSWER। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है वो V3 लेता है, जैसे बाई का ये V3 हमने यूज किया है, उसी तरह से आंसर का भी हमें V3 यूज करना है। तो स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा छात्रों ने उत्तर दिया है। यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अगला 2 क्वेश्चन है, सब लोगों ने पुस्तक पसंद की और राम ने मेरे भाई को गाली दिया है। तो देखिए, सब लोगों ने पुस्तक पसंद की, यहीं पर जो है की के बाद जो ब्रेक लग गया। अगर सेंटेंस इसी पर ब्रेक लग गया की पे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अगर ये होता कि सब लोगों ने पुस्तक पसंद की है, लास्ट में है आ जाता, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता। तो इस बात का ध्यान रखें, ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद है राम ने मेरे भाई को गाली दिया है। अगर ये सेंटेंस यहीं पर ब्रेक लग जाता कि राम ने मेरे भाई को गाली दिया, तो ये बनता पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दिया है आ गया तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये आपके लिए है, आप इसको जो है ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। बात करेंगे, आज हम चर्चा किए थे कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट पहचानने का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट किस तरह से आ सकता है। तो हमें ये पता चला कि सब्जेक्ट के बाद ने आ सकता है, राम ने, मोहन ने, उसने, तुमने, उन्होंने, आदि आदि। और आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, सब्जेक्ट के कुछ और फॉर्म के बारे में पता लगाएंगे, सब्जेक्ट के कुछ और फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।